नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर जनसंवाद न्यूज में आपका स्वागत है। समय हो चुका है देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को जानने के लिए। पहली बड़ी अपडेट में बात करेंगे पीएम मोदी के सन 2023 के बजट सत्र में लोकसभा में हुई चर्चाओं की बात होगी। वहीं बात करेंगे सन 2047 तक कौन कह रहा है भारत मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है। वहीं बात होगी अडानी ग्रुप के सीमेंट संस्थानों पर हुई छापेमारी की। बात होगी मस्जिद में नमाज पढ़ सकती हैं महिलाओं की। वहीं आखिरी के बुलेटिन में बात होगी पलायन के गढ़ में शुरू होगा ओवैसी का मिशन। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में मुस्लिम बहुलक वाली सीटों पर फोकस। अब तक 33 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया हुआ। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे कि खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। जहाँ दोस्तों पहली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, थोड़ी ही देर में राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने पीएम मोदी लोकसभा में बजट पर चर्चा करें। संसद में दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए गर्मा गर्म बहस जारी रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 2 बजे राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे। इससे पहले बुधवार को भी पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया था। उन्होंने राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष किया था। कल लोकसभा में प्रधानमंत्री ने जवाब के दौरान कुछ सांसदों ने वॉकआउट भी किया था। राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिडन रिसर्च द्वारा अडानी समूह को लेकर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग की है। उस सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग ले रहे नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने अडानी समूह से जुड़े आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि एक व्यक्ति की संपत्ति 2-2.5 साल में 12 से 13 गुना बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। उन्होंने इतनी तेजी से कैसे संपत्ति को बढ़ाया, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। वहीं आपको बता दें, अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए जेडीसीपी गठित होनी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा। उन्होंने सवाल किया कि सरकार जेपीसी के गठन में क्यों डर रही है। उन्होंने कहा कि लेकिन पक्ष विपक्षी को भी यह मांग नहीं छोड़ने वाले हैं। वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही, महाराष्ट्र एटीएस का दावा, सन 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहता है पीएफआई। आपको बता दें, सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही, महाराष्ट्र आतंकवाद रोधी दस्ते के दावा किया है कि पिछले साल केंद्र द्वारा प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का उद्देश्य सन 2047 तक में इस्लाम का शासन स्थापित करना है भारत में। आपको बता दें, एजेंसी के मुताबिक अपने इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसकी विदेश या अन्य संगठनों से भी मदद और हथियार और गोला बारूद हासिल करने की योजना बना रही थी। टीएस ने पीएफआई के 5 सदस्यों के खिलाफ पिछले हफ्ते एक स्थानीय अदालत में दाखिल आरोपों के पत्र में यह बात कही है। इन लोगों को गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। विभिन्न राज्यों में कई एजेंसियों की छापेमारी के बाद राज्य टीएस के पिछले साल सितंबर में 5 पीएफआई सदस्यों मजहर खान, आसिद शेख, मोहम्मद इकबाल, मोनिन मिस्त्री और आफिस हुसैन खान को गिरफ्तार किया गया था। टीएस ने 2 फरवरी को दाखिल किए गए आरोप पत्र में भारत को सन 2047 में इस्लाम के शासन की ओर नामक एक दस्तावेज जब्त करने का भी दावा किया है। वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही इस वक्त की, अडानी ग्रुप के सीमेंट संस्थानों पर छापेमारी, स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने मारी है रेड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में चल रहे सीमेंट विवाद के बीच अडानी ग्रुप के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर स्टेट एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। इन टीमों ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश में अडानी विल्मर ग्रुप के स्टोर पर कार्रवाई की और एक्साइज महकमे में साउथ एनफोर्समेंट जोन की टीम बुधवार देर शाम को परवाड़ू के अडानी के स्टोर पर पहुंची और वहां अडानी के रिकॉर्ड को खंगाला। और बता दें कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप को झटका लगा है। अडानी ग्रुप के शेयर्स धड़ाम हो गए हैं। हालांकि बुधवार को कुछ रिकवरी हुई है। शेयर्स नीचे आने के बाद गौतम अडानी दुनिया के टॉप अमीरों की लिस्ट से बाहर हो गए हैं। विपक्ष लगातार सरकार अडानी मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है। इस बीच हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप के स्टोर पर रेड पड़ गई। जी दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, बता दें, मस्जिद में पढ़ सकती हैं महिलाएं नमाज, सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है। जी हाँ दोस्तों, बता दें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि महिलाएं चाहे तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकती हैं। इस्लाम में महिलाओं के मस्जिद में नमाज पढ़ने पर कोई मनाही नहीं है, बशर्ते वे पुरुष नज़ामियों के बीच या उनके साथ न बैठे।
अगर किसी मस्जिद कमेटी ने इनके लिए अलग जगह निर्धारित की तो महिलाएं वहां जा सकती हैं। दरअसल पुणे की एक मुस्लिम महिला और एडवोकेट फराह अनवार हुसैन ने शेख से सन 2020 में सुप्रीम कोर्ट से एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री पर रोक क्यों अवैध घोषित क्यों किया गया है। वहीं बोर्ड ने हल्फनामा दिया है, उसमें कहा गया है कि महिलाएं चाहे तो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएं या न जाएं, ये तय करना है उनके हाथ में है। मुस्लिम महिलाओं को 5 वक्त की नमाज या जमात के जुम्मे की नमाज करने की बाध्यता नहीं है। महिला नमाज घर पर पढ़े या मस्जिद में पढ़े, उसे एक सा सवाब मिलेगा। ये पुरुषों के लिए ऐसा नहीं है, उनके लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने का नियम है। हालांकि बोर्ड ने यह भी कहा कि यह विशेषज्ञों की संस्था है जो इस्लाम के सिद्धांतों पर सलाह देती है। हालांकि वह किसी धर्म मान्यता पर कमेंट नहीं करना चाहती है। आपको बता दें, फरहान के अपनी याचिका में दावा किया था कि इस्लाम के पवित्र ग्रंथ कुरान को इसका जिक्र नहीं है कि महिलाएं मस्जिद में नहीं जा सकती हैं। इस प्रतिबंध से मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार का भी हनन होता है। फरहान ने अपनी बात साबित करने के लिए कहा कि मक्का और मदीना में महिलाएं तीर्थ यात्रा अपने परिवार के पुरुषों के साथ ही करती हैं और उमारा भी करती हैं। वहीं आपको बता दें, सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, कांग्रेस सांसद का लोकसभा में नोटिस, पीएम के अडानी के साथ विदेश यात्रा की मांगी है जानकारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब देने के एक दिन बाद कांग्रेस सांसद टैगोर ने गुरुवार को लोकसभा के स्थगन नोटिस देकर अडानी के साथ प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का ब्यौरा मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि उद्योगपति गौतम अडानी साथ प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश यात्रा और विदेशी टेंडर्स में ग्रुप को मिलने वाले लाभ पर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार भारत को कमजोर बताने पर विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि देश ताकतवर हो गया है और दूसरे देशों पर दबाव बना रहा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी चर्चा की मांग करते हुए चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के मुद्दे पर नोटिस दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये बता दें, सबसे बड़ी अपडेट निकल गई यार इस वक्त की यूपी पॉलिटिक्स से। अखिलेश एक बार फिर बढ़ाएंगे चाचा शिवपाल का कद, विधानसभा में मिलेगी आजम खान वाली सीट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकल गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्ष की अहम भूमिका वाली समाजवादी पार्टी में एकजुटता नजर आने लगी है। एक बार फिर अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को पार्टी में आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव बनने के बाद अखिलेश यादव अब चाचा शिवपाल यादव को सदन में अपने बगल में बिठाना चाहते हैं। सूत्रों के अनुसार सपा ने सदन में शिवपाल यादव की सीट बदलने के लिए अनुरोध किया है। अब शिवपाल यादव को आजम खां वाली सीट आवंटित करने की तैयारी चल रही है। शिवपाल यादव की विधानसभा में अभी दूसरे पंक्ति की सीट पर आवंटित है। मौजूदा विधानसभा में पहले सत्र में अपनी सीट को लेकर शिवपाल यादव ने आपत्ति भी की थी और अपनी सीट बदलने का विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया था। हालांकि उनकी मांग यहाँ कर खारिज कर दी गई थी। वह सपा के विधायक हैं और उनकी सीट आवंटन अधिकारी उनकी पार्टी को ही कर सकते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और शिवपाल यादव एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए उन्हें अगली पंक्ति के सीट दी जानी चाहिए। लेकिन अध्यक्ष ने सीट तय करने की जिम्मेदारी उन पर ही डाल दी है। वही सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, कर्नाटक में चलेगा कांग्रेस का जादू, सन 2024 में 60% सीटों पर यूपीए करेगी फतेह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, लोकसभा चुनाव सन 2024 को लेकर हाल ही में सर्वे आया है, जिसके नतीजे कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की तैयारी से जुटी हुई है। कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव अगर आज होता है तो कर्नाटक में यूपीए को बम्पर सीटें आने की खबर मिल सकती है। वहीं सी वोटर ऑफ इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे से लोकसभा चुनाव को लेकर देश की जनता का मिजाज जानने की कोशिश की गई है। सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की लोकसभा सीटों में 60% सीटें यूपीए के खाते में जाने वाली है। वहीं सन 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर उसकी तुलना करें तो यूपीए की सीटों में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, वहीं सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, पीएम मोदी ने संसद में शाहरुख खान की पठान मूवी की तारीफ। सालों बाद थिएटर फुल नजर आ रहे हैं। फिल्म पठान ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचाया। 13 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड में 865 करोड़ रुपए पार कर चुकी है पठान मूवी। फिल्म की सफलता को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। पठान हिंदी सिनेमा के इतिहास में दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। श्रीनगर के आईनॉक्स राम मुंशी बाग में पठान के शो हाउसफुल
जा रहे हैं। इस बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म की जमकर तारीफ की है। पठान की सफलता पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। लोकसभा में पीएम मोदी ने पठान की विश्वव्यापी सफलता को गर्व से संबोधित करते हुए कहा कि श्रीनगर में दशकों बाद सिनेमा घर हाउसफुल चल रहे हैं। इससे पहले मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से बॉलीवुड हस्तियों और फिल्मों के बारे में अनावश्यक टिप्पणी करने से भी बचने को कहा था। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 250 जवान, 129 टन मेडिकल उपकरण, 30 बेड वाला अस्पताल, ऑपरेशन दोस्तों के तहत भारत ने राहत सामग्री भेजा है तुर्की में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें तुर्की सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से जान माल की भारी क्षति हुई है। मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में भारत भी भूकंप प्रभावित देश की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। भारत लगातार राहत सामग्री भेजकर तुर्की सीरिया की मदद कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार तुर्की के राष्ट्रपति ने बताया कि भूकंप में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहीं आपको बता दें अब तक की इस घड़ी में भारत भूकंप आने के बाद से ही लगातार सामग्री भेज रहा है। भारत ऑपरेशन मदद की तरह इस कार्य को अंजाम दे रहा है। इस बीच राहत सामग्री के साथ साथ एक और विमान तुर्की पहुंच चुका है। भारत सरकार अब तक इस तरह के 6 विमान तुर्की भेज चुका है। दूसरी ओर तुर्की व सीरिया की सरकार जल्द से जल्द बचाव कार्य को तेजी से समाप्त करना चाहती है ताकि जिंदा बचे लोगों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। इसी क्रम में विश्व के देशों ने दोनों ओर से उन्हें मदद की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को 6ठे विमान तुर्की पहुंचने की जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही इस वक्त की। पायलट के गढ़ में शुरू होगा ओवैसी का मिशन। राजस्थान मुस्लिम बहुलक वाली 40 सीटों पर फोकस, जिसमें से 33 सीटें अभी कांग्रेस के हाथों में। गहलोत सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश होते ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। इसकी शुरुआत कर रहे हैं ओवैसी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ओवैसी ने इस बार सचिन पायलट के गढ़ टोक में खड़े होकर राजनीतिक ताल ठोकने के लिए मुस्लिम बहुलक सीटों पर अपना जमावड़ा जमाना चाहते हैं। वहां ओवैसी जम्मा मस्जिद में नमाज भी अदा करेंगे। आपको बता दें ओवैसी इसी सीट में राजस्थान की 40 सीटों को टारगेट करना चाह रहे हैं। ओवैसी 18 और 19 फरवरी को राजस्थान दौरे पर जा रहे हैं। ओवैसी को टोंकत विधानसभा की सीट के साथ साथ भरतपुर जिले की बहुमुस्लिम बहुलक सीटों पर भी कमान जमाना चाहते हैं। वहीं सभी को संबोधित करेंगे। इसके बाद जयपुर में भी अपनी पार्टी के लोगों से अधिक जुड़ने के लिए संपर्क जन की एक समारोह आयोजित करने वाले हैं। वहां अपने कार्यकर्ताओं को अगले चुनाव के लिए बेहतर प्रदर्शन के लिए सूत्र बताने वाले हैं। कांग्रेस यूपी बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में हार गई थी। कांग्रेस ने हार का ठिकारा ओवैसी की पार्टी पर फोड़ा था। ओवैसी और उनकी पार्टी ने कांग्रेस में मुस्लिम वोट बैंक पर चोट लगाई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ओवैसी को भाजपा के एजेंट बनाकर मैदान में उतारना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।